मैं आपका दोस्त सुशील कुमार, एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट। आज हम फिर से वेबिनार के थ्रू एक दूसरे से मुखातिब हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्पेशल डे प्रोग्राम। तो इस स्पेशल डे प्रोग्राम से हम क्या समझते हैं और जो हमारी WRPC जो हमारी संस्था है उसका इसके पीछे क्या उद्देश्य है, जो स्पेशल डे प्रोग्राम के बारे में वेबिनार कराया जा रहा है और इसका क्या अर्थ है, इन सब चीजों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो स्पेशल डे प्रोग्राम का मतलब हमारा ये है, जैसी हमारी संस्था वुमेन्स के राइट को लेकर बड़ी सजग है और उसके लिए कार्य करती है, तो उसी प्रकार से वुमेन्स की एक्टिविटीज के लिए, उनकी अवेयरनेस के लिए हम कई प्रोग्राम्स करते हैं। तो जैसा कि हमने कल के वेबिनार में डिस्कस किया कि हम शिविर लगाते हैं या फिर अब उसके आगे आज जो हमें स्पेशल डे प्रोग्राम का अर्थ यहाँ पर ये निकाला गया है कि हमारी जो संस्था है वह एक कैलेंडर बनाती है। उस कैलेंडर के अनुसार हम जो है एक डे डिसाइड करते हैं, उस हर एक महीने में एक स्पेशल डे को डिसाइड करते हैं और उस दिन हम प्रोग्राम करते हैं। वो दिन अलग भी हो सकते हैं और कोई एक भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने कहा कि हर एक महीने की 16 तारीख को होगा तो वो 16 को ही होगा, नहीं। तो वो डे डिसाइड पहले से ही कर लिया जाता है, इसलिए उसे स्पेशल डे कहा जाता है। और इस स्पेशल डे के दिन हम कहीं भी कोई कैंपिंग करते हैं या कोई अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, वो देखो ग्राम लेवल पे भी हो सकता है, नेशनल लेवल पे भी हो सकता है, स्टेट लेवल पे भी हो सकता है और हमारे जो ब्लॉक लेवल पे भी हम उसको कर सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन इसके अंदर बेसिकली जो हमारा जो पर्पस है हमारी संस्था का वो रहा है कि अवेयरनेस जितनी ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को दी जा सके। तो इसी के रिगार्डिंग ही हम अवेयर, अब ये प्रश्न उठता है कि ये अवेयरनेस प्रोग्राम कौन कर सकता है, स्पेशल डे के जो प्रोग्राम है ये कौन कर सकता है। बेसिकली स्पेशल डे के प्रोग्राम करने के लिए किसी भी एक व्यक्ति की कोई जरूरत ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एक व्यक्ति ही करेगा। तो हमारी संस्था के जो लोग हैं वो मिलके भी कर सकते हैं, जैसे ग्राम लेवल पे जितने हमारे सदस्य हैं वो सभी मिलके कर सकते हैं, या ब्लॉक लेवल पे अगर हमारी कोई टीम है वो सभी मिलके कर सकते हैं। तो वो सब मिलके कर सकते हैं और इसकी जो जिम्मेदारी बेसिकली रहती है, जो हमारी टीम के जो हेड होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी रहती है कि वो उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करें और जिसका कि ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारी महिला साथियों को पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा हम अवेयरनेस एक दूसरे के माध्यम से फैला सकें। इसी के साथ ही मैं आज अपने सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि क्योंकि आज का हमारा बहुत छोटा सा वीडियो था, टॉपिक भी बहुत छोटा था, तो ये टॉपिक इसी के साथ ही आज समाप्त होता है और अब हम अपने लीगल पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे, जिसके ऊपर आप और हम एक दूसरे से चर्चा कर सकते हैं यदि आपका कोई लीगल प्रश्न है तो कृपया करके आप अपने प्रश्न मुझे बताएं। हेलो सर, गुड इवनिंग। जी वेरी गुड इवनिंग, बताएं। हाँ सर, जैसे समझो घर में सब सीनियर सिटीजन है, 60 के आगे वाले हैं, मैरिड हस्बैंड है, उसकी बहन है अनमेरिड, उसका भाई अनमेरिड है। उनकी वाइफ को ये तीनों मिलके बहुत तकलीफ देते हैं। जैसे वो अपना खुद का खाना बना के खाती है, हस्बैंड को ध्यान नहीं देता है। शी इज ऑल्सो 56 है। तो इसके लिए वो लेडी ने पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट किया था, लिखित किया था कि ऐसे ऐसे मुझे तकलीफ है। तो पुलिस ने उनको पुलिस स्टेशन में आके बोला कि ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, क्योंकि घर में रहते हैं तो थोड़ा डर भी लगता है, तीनों या दोनों जन आके मारेंगे या कुछ करेंगे। तो इसके लिए और सुरक्षितता के लिए और कुछ कर सकते हैं हम? हाँ मैडम, देखिए जैसे हम अगर
हम किसी ब्लॉक लेवल पे या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे बात करें तो वुमेन हेल्पलाइन के ऊपर देखिए, जब भी किसी भी महिला के साथ कोई भी अत्याचार होता है, कोई भी प्रताड़ना होती है या फिर उन्हें कोई भी तकलीफ होती है, तो सर्वप्रथम तो हमें जो हमारी वुमेन हेल्पलाइन है उसके ऊपर हमें कांटेक्ट करना चाहिए, अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। और आप देखे होंगे कि अधिकतर हमारे जो इंडिया के काफी सारे ऐसे क्षेत्र हैं या फिर राज्य हैं जहां पर पुलिस स्टेशन ही अलग से वुमेन्स का बना दिया गया है, जिसे वुमेन सेल के नाम से, जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो हम उसे वुमेन सेल के नाम से जानते हैं। और इसके साथ ही कई मध्यस्थता केंद्र भी बनाए गए हैं, जो कि हमारे दिल्ली में तो देखिए दिल्ली गवर्नमेंट के हिसाब से बनाए गए, यूपी में, महाराष्ट्र में वहां की गवर्नमेंट के हिसाब से बनाए गए होंगे। देखिए ये जो डिस्प्यूट्स हैं, जो नॉर्मल डिस्प्यूट्स हैं, इनको जनरली गवर्नमेंट ये मानती है या फिर हमारी पार्लियामेंट ये मानती है कि बहुत छोटी सी इशू है, इनको तो हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं एक मीटिंग के द्वारा भी या 2 मीटिंग के द्वारा भी। तो बेसिकली जब हम वुमेन सेल के अंदर अपनी कंप्लेंट करते हैं तो वुमेन सेल दोनों पक्षों को बुलाती है। वहां पर जो वुमेन सेल के ऑफिसर्स होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो दोनों पक्षों की बात सुनते हैं। अगर उन्हें लगता है कि हाँ उन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए तो वो मुकदमा भी दर्ज करते हैं। और अगर उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं, ये तो हम यहीं शॉर्ट आउट करा सकते हैं, तो उन मुद्दों को वहीं पे शॉर्ट आउट करके खत्म कर दिया जाता है। वार्न भी कर दिया जाता है कि अगर उन्हें, हमारे ऑफिसर्स को ऐसा लगता है कि हम वार्न करने से भी काम चल जाएगा, क्योंकि देखिए थोड़ा सा फैमिली डिस्प्यूट के साथ में जो कोर्ट का नजरिया कह लो, चाहे पुलिस का नजरिया कह लो, और चाहे किसी और संस्था का नजरिया जो थोड़ा सा लीनेंट रहता है कि हाँ इनका पैचअप हो जाए। जनरली हम हिंदुस्तानी मानसिकता जो है हमारी कि हाँ पैचअप हो जाए, और ये होना भी चाहिए। ऐसा नहीं है मैडम, देखो पेटी ऑफेंसेस के लिए, छोटी सी बातों के लिए किसी का डाइवोर्स हो जाए, किसी को अलग कर दो या उसके घर वालों को जेल भेज दो, तो ये तो देखो जेल जो बनी है बेसिकली मैडम हीनियस क्राइम के लिए बनी है कि नहीं। अगर हम फैमिली डिस्प्यूट में, जैसे अब किसी ने एक दूसरे को गाली दे दी, चांटा मार दिया, ठीक है, ये बेशक छोटे ऑफेंसेस हमें लगता है, लेकिन जिसके साथ परेशानी हो रही होती है उसको ये सब चीजें बहुत बड़ी लगती हैं। तो इनके लिए जेल को जनरली अवॉइड करते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट इनको भी जेल भेज लोगे तो फिर मर्डरी हो गए, या फिर आप मान लो जो रेपिस्ट हो गए, या फिर टेररिस्ट हो गए, या फिर और डकैत हो गए, या फिर चोर हो गए, इन लोगों को कहाँ भेजोगे आप? आपने तो वहां पर इन छोटे लोगों को भी भेज दिया। और देखो जेल मैडम जनरली क्या है, वहां पर जाके ना जो आदमी जितने दिन अंदर रहता है वो उतना और ज्यादा, मतलब बाहर जब निकलता है, मैं तो जेल काट के आया हूँ, मेरे को तो सब पता है जेल में कुछ होता है, तो डर निकल जाता है। और डर बहुत बड़ी चीज है। जब तक है ना कि भूत आया भूत आया, जिसने भूत देख लिया वो कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, जिससे कोई डरना नहीं है। और जिसने नहीं देखा वो कहता है जी भूत आ जाएगा, मुझे ऐसा नहीं करना है। तो बेसिकली वो डर बना के रखती है हमारी हमारी संस्था, तो नहीं कहूंगा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे वुमेन सेल वगैरह जो है, ये डर बना के रखती है, और ये रहना भी चाहिए। और यदि मैं तो सभी अपनी बहनों को और माताओं को और अपने साथियों को ये बताना चाहूंगा कि यदि आपके साथ कोई भी, देखो जितना कुछ जुर्म करने वाला या प्रताड़ित करने वाला जिम्मेदार है, उतना सहने वाला भी जिम्मेदार है, ठीक है। यदि वो बंदिश में नहीं है, जैसे सपोज करो किसी एक आदमी को कमरे में बंद कर दिया गया, जाके उसको टॉर्चर किया गया, खाना नहीं दिया गया, 2-4 चांटे मारे गए, लात घूसे मारे गए, तो वो तो देखो उसको बंद कर रखा कमरे में, वो तो बाहर जा ही नहीं सकता। उस चीज को हम यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन जब वो कमरे से बाहर निकले तब तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि जो कंसर्न अथॉरिटी है, जो उसको सजा दिला सकती है या उसको पनिश कर सकती है या उसको वार्न कर सकती है, उनको जाके इंटीमेट करे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सब लोगों को इतना अवेयर होना चाहिए अपने राइट्स के बारे में कि क्या गलत है। देखो जैसे ही हमें ये पता लगता है कि क्या गलत है, तो फिर हम आवाज उठाना शुरू करते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा कि 1 साल 2 साल 3 साल के बच्चे जो होते हैं, जब वो कुछ गलती करते हैं हम उनको डांट देते हैं। अब देखो उन्हें ये तो पता है कि मैंने कुछ किया है, मेरे को डांट पड़ रही है ना, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हम पेरेंट्स को जेल भिजवा देंगे। अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे चांटा मार दिया, मैं जेल भिजवा दूंगा उनको। देखो ये क्राइम उनको नहीं पता है ना कि हम एक्चुअल में उनके साथ क्राइम कर रहे हैं। लेकिन जहां पर वो 20 साल का बच्चा हो जाता है और आप उसको चांटा मार दो, कहता नहीं मैं तो थाने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा, तो वो अवेयर हो गया ना। देखो क्योंकि वो 20 साल का हुआ, उसका माइंड डेवलप हुआ, वो बड़ा हुआ और वो अवेयर हो गया अपने राइट्स को लेके। लेकिन बच्चा तो अपने राइट्स को लेके अवेयर नहीं था, इसलिए उसने कहीं कोई ना ऑब्जेक्शन उठाया ना किसी को वार्न किया, है ना। तो हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी कि हम जितने ज्यादा से ज्यादा अवेयर हों, साक्षर हों अपने राइट्स को लेके। साक्षर का मतलब यहाँ ABCD सीखने से नहीं है ना। तो हमें अवेयर होना और करना बहुत जरूरी है, और यही हमारा मोटिव है। क्योंकि जैसे जैसे अवेयरनेस फैलेगी वैसे वैसे क्राइम
प्रताड़ना, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब चीजें बहुत कम होनी शुरू हो जाएंगी। तो आई थिंक अच्छा। मैडम आप मेरे आंसर से संतुष्ट होंगे, और यदि कुछ और जानना चाहते हैं हाँ, तो बताएं। और एक ऐसे देखा जाएगा तो जो ये 3 जन है ना, तो हम्म। उसमें से जो सबसे छोटा भाई है, इज एल्बिनो पेशेंट। सफेद होता है, आंख लाल होती थी कि उनको रात को कम दिखता है। तो ये तो भाई लोग, बहन और भाई लोग ने मिलके उसके नाम पे घर कर दिया है। बट अभी वो उसकी बहन अनमेरिड है, और भाई एक दूसरा है मैरिड है। तो ये सोच रही है अभी ये कि ये अभी मतलब इज अ हैंडीकैप, अभी मैं इसका नाम से निकाल दूंगी, मेरे नाम पे घर करूंगी। लेकिन बहू का विरोध है कि उसके नाम पे नहीं हो, देवर के नाम पे हो। तो राशन कार्ड में ये सबका नाम है, बहू का नाम है, बेटी का नाम है, सबका नाम है। तो ये ऐसे समय राशन कार्ड का कुछ उपयोग होता है क्या, कि हम लोग नहीं नहीं, यहाँ पे रहते प्रॉपर्टी हैं? ट्रांसफर एक्ट जो है उसका राशन हाँ। कार्ड से कोई कंसर्न नहीं है। देखो, अच्छा। प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट बेसिकली सेलर और परचेजर के बीच में होता है। ओके। ठीक है, कौन जो उसका ऑनर है, जो उसका लीगली ऑनर है, सिर्फ ऑनर से बात नहीं होती, जो उसका लीगली ऑनर है और पोजेशन होल्डर है, सिर्फ वही सेल कर सकता है। सिंपल सिंपल सा लॉजिक है। नहीं, मतलब अगर मेरे ट्रांसफर पास करने ये का है जैसे, तो? नहीं देखो, जैसे ये मेरे पास पेन है, ठीक है ना, अब ये मेरा है और मैं इसका मालिक हूँ, तो मैं इसको किसी को दे सकता हूँ। अब हम्म। सपोज करो ये पेन मेरे पास है ही नहीं, मैं किसी को कैसे दे दूंगा? तो मैंने आपको हम्म। वही बात कही कि एक तो उसका हम्म। मालिक होना चाहिए और पोजेशन होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का उसके पास। पोजेशन मतलब हम्म। कब्जे में होनी चाहिए, हम्म। तभी तो वो ट्रांसफर कर सकता है। तो आपने जो भी, आई थिंक मैंने सुना कि उनकी बहन ने और उन्होंने मिलके किसी के नाम करते, वो कैसे करते हैं? छोटे क्या वो के उसके नाम पे मालिक हैं? किया। क्या वो मालिक हैं दोनों? नहीं है, जो छोटा है वो मालिक है, उसके नाम पे घर है। नहीं मैडम, बड़ों ने कैसे नाम कर दिया छोटे के नाम पे जब वो मालिक ही नहीं थे तो? उसकी माँ का ये था, इच्छा था। नहीं मैडम, अगर माँ की इच्छा थी तो माँ कर, मतलब नाम किसके था प्रॉपर्टी का? एक्चुअल में लीगली ऑनर कौन था? सासू माँ थे उनके। तो सासू माँ नाम करनी चाहिए थी, सासू माँ ही कर सकती थी और तो कोई नहीं कर सकता। तो सासू माँ ने जीते जी नाम वो किया। अभी है या नहीं, नहीं है वो? मरने के बाद नहीं, मरने के बाद किया। तो मैडम मरने के बाद तो उसके सारे के सारे मालिक हो गए, सासू माँ तो मालिक रही नहीं क्योंकि वो तो चली गई। चली अब गई। जो, हाँ, तो उनके मरने के बाद तो उनके सारे बच्चे मालिक हो गए, जितने भी उनके बच्चे हैं, 2 4 6 जितने भी बच्चे होंगे। तो उनमें से आधे तो करेक्ट। हम, ऐसा नहीं है ना कि आधे नाम कर सकते हैं, सबको नाम करना पड़ेगा। हाँ हाँ, सबका, जैसे हाँ। सपोज करो वो जो माता जी एक्सपायर हुई हैं, उनके 2 लड़के और 2 लड़कियां थी, आप ही सोच रहे हो कि सबसे छोटे वाले को नाम करना है। तो सबसे छोटे वाले को नाम हाँ करने के लिए जो 3 हिस्से है ना, जो 1 2 3 जो बच्चे हैं, उन हाँ तीनों को अपने राइट्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे फोर्थ के नाम, कि भाई मैं अपना हाँ 25% का हिस्सा इसको देता हूँ, मैं अपने पच्चीस हाँ। परसेंट का हिस्सा इसको देता हूँ। ऐसे तो नाम हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो उसके तो 4 ऑनर हो गए। समझे आप मेरी बात? अगर वो हाँ, लगता है इलीगली ट्रांसफर हुआ है तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। नहीं, ये भाई लोग ने मिलके, बहन लोग ने मिलके, तीनों ने हम्म। उसके नाम पे किया है। मैडम वो तो कर सकता है ना फिर वो, कर सकते क्योंकि हैं। अगर वो उसके मालिक है तो कर सकते हैं। अच्छा। अभी वो वो कर छोटे के सकते हैं, नाम पे है, और तो अभी वो वो तो कर सकते छोटे। हैं। वो तो फिर प्रॉपर्टी की जो ट्रांजेक्शन है वो वैलिड ट्रांजेक्शन है, वो गलत नहीं है, वो कर सकते हैं। अच्छा। वो कर सकते अच्छा, वो कर सकते हैं। हैं, बिल्कुल कर सकते लेकिन हैं। लेकिन इसमें उसका बहू का कुछ ये आता है, मैडम बहू के हक आता हस्बैंड है जिंदा क्या? हैं अभी, हाँ, जिंदा है। तो मैडम फिर कोई हक नहीं है उनका। अच्छा। फिर जो ओके। हक है वो उनके हस्बैंड का है। यदि उनके ओके हस्बैंड ओके नहीं होते तो वो लीगली कोई एक्शन ले सकते थे उसके ऊपर। ओके 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 है ना? सर, थैंक यू सर। थैंक धन्यवाद। यू वेरी मच सर। वेलकम वेलकम। जी, हमारे किसी और साथी का कोई सवाल? ये रूबी जी, आपने क्या 2 सिस्टम से लॉगिन किया हुआ है एक साथ? रूबी जी मुझे, हेलो। हाँ जी रूबी जी, हेलो। हेलो। आपने मैडम 2 जगह से लॉगिन किया है? सर मैंने लॉगिन तो किया है एक ही इंस्ट्रूमेंट से। 2 जगह शो कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। आपका कोई प्रश्न है क्या हमसे, कोई सवाल आज के लिए? सर मेरा तो एक प्रॉपर डीवी का केस ही है, इसलिए मैं आपको सुनती रहती हूँ। तो बताइए मैं क्या मदद कर सकता हूँ, अगर आप उस डीवी के केस के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं या फिर कोई और। नहीं सर, अभी मैंने क्वेश्चनियर बनाया नहीं है उसका। वो जो हमारी बहुत क्लोज रिलेशन है।
उसका है 19 की उसकी फर्स्ट डेट है। हम्म। तो मैंने कहा पहले मैं आप लोगों का प्रोसीजर समझ लूं, तो मैडम उसके सिंपल बाद ही कुछ डीवी एक्ट के लिए पूछूं। तो कोई पैसे प्रोसीजर की बात है ही नहीं। आप जो महिला कोर्ट के अंदर एक सिंपल कंप्लेंट केस बना के फाइल कर देते हैं अलोंग विद एविडेंस, कोर्ट उसमें नोटिस करती है। जब कोर्ट नोटिस करती है तो रेस्पोंडेंट आता है, अब उसको आपको देखना है कि आपने डीवी एक्ट में क्या क्या क्लेम किया है, मेंटेनेंस क्लेम किया है, क्या क्या क्लेम किया है, या फिर आप पनिशमेंट क्लेम करा रहे हैं कि हाँ जी इसको पनिश किया जाए, ये क्लेम कर रहे हैं, तो आपने क्या क्या क्लेम किया है। उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशंस लगती है, कोर्ट उसको डिसाइड करती है। और फिर एविडेंसेस का फिर उसमें चार्ज फ्रेम में बेसिकली कि कौन कौन से चार्ज इसके ऊपर चलने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रायल चलेगा, देन कोर्ट विल डिसाइड द पेटिशन। एक्चुअली मैं ना वो अच्छा शादी के 26 साल बाद उनको बाहर निकालना चाह रहा है उसका हस्बैंड। कहाँ से? अपने घर से? हाँ, अपने ही घर मैडम वो तो से। उसमें डीवी एक्ट क्यों फाइल किया? फिर तो आपको परमानेंट एंड मैंडेटरी इंजंक्शन फाइल करना चाहिए कि आपको उस प्रॉपर्टी से बाहर ना निकाला जाए। प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। हाँ हाँ। हाँ तो मैडम प्रॉपर्टी से तो इंजंक्शन फाइल करना चाहिए, वहाँ पे स्टे लगवा लेना चाहिए कि आप वहाँ रह रहे हो। अच्छा, ऐसा होता है। नहीं, आप ये एक और रेमेडी है, दोनों रेमेडी है। डीवी के अंदर तो कोर्ट आपको ये नहीं देगी ना कि आपको वहां से ना निकाला जाए, उसके लिए अच्छा, आपको सिविल डिस्प्यूट में जाना पड़ेगा। कहाँ मुझे से सर हो एक आप? थोड़ा सा मैं फ्रॉम दिल्ली, बट जो केस है वो यूपी में है। यूपी में कहाँ पे? राजनगर थाने में, राजनगर कोर्ट में। हाँ गाजियाबाद राजनगर बिल्कुल नियर अबाउट ही है। हाँ, गा- हाँ मैडम, तो आप डीवी का केस जो आपने फाइल किया उसके साथ साथ में एक सिविल सूट भी फाइल कर दो, वहां से स्टे लगवा लो। अच्छा, स्टे का क्या बोलते हैं उसे? स्टे बोलते हैं, वकील साहब को बता देना, वो स्टे पे बता देंगे स्टे क्या होता है। बेसिकली सीपीसी के अंदर 39(1)(2) के अंदर स्टे फाइल होता है। तो अब इतनी डीप चीजें बताऊंगा आपको समझ नहीं आएंगी, वो फिर पूरा लॉ नहीं सर, डिस्कस आ हो जाएगा। जाएंगी। मैं एक्चुअली में मेरा प्रोफेशन टीचिंग का है, हाँ तो तो सारा दिन किताबें पढ़ते रहना मेरी आदत है, मैडम और किताबें पीटते पढ़ना रहना बात ठीक है, बच्चों। चलो आप एक काम करो, परमान आप लिखो चलो, हाँ, बताइएगा मुझे। परमानेंट एंड मैंडेटरी इंजंक्शन, परमानेंट एंड मैंडेटरी इंजंक्शन, इंजेक्शन। इंजंक्शन इंजंक्शन। इंजंक्शन हाँ इंजंक्शन। हाँ इंजेक्शन, हाँ इंजंक्शन, ठीक है। ठीक है, अलोंग विद along with स्टे एप्लीकेशन, stay application एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 39 under order 39 39 रूल 1 एंड 2, rule 1 1 एंड and 2। 2। हाँ ठीक है इसके सर, अंदर इसके लिए सूट हमें। सूट फाइल होगा मैडम। अब इसके अंदर सिविल सूट जिसे कहते हैं ना, सिविल सूट का मतलब हाँ समझते हो क्या कहते हैं हाँ हाँ, उसको? सिविल सूट। हाँ सिविल सूट फाइल होगा इसके अंदर, और वो सिविल कोर्ट के अंदर जाएगा, सिविल जज के पास फाइल होगा, ठीक है। वहां से आप स्टे लगवा लो कि आपको कोई वहां से विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आपको वहां से बाहर ना कर सके। ठीक है सर, इसके लिए हमें पढ़ना क्या पड़ेगा, यही चीज गूगल से? मैंने हाँ मैंने आपको बताया ना, परमानेंट एंड मैंडेटरी इंजंक्शन, ये जो सब पार्ट है ना जो मैंने आपको बताए हैं, ये सिविल लॉ है, हम्म बेसिकली सीपीसी का लॉ है, हम्म। ठीक है ना। तो आपको वो सीपीसी सीपी में पढ़ना पड़ेगा। सीपीसी। हाँ सिविल ठीक है, प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है सर। ठीक है ना। तो उन्होंने हमें ये क्यों बोला कि ये डीवी का केस डलेगा? मैडम अब मैं कैसे बता सकता हूँ, आपने उनको अपनी क्या परेशानी बताई जिन्होंने भी आपको बताया है। एक्चुअली में जो हमारी परेशानी थी वो ये थी कि मतलब वो लोग, जो लड़का है उस अपनी मतलब ननन, अब हमारी ही ना, मतलब जो लेडी है उसकी बहन के साथ मिल के उसको बाहर निकाला। हाँ तो मैंने बताया ना एक आपको, पूरी फिर कोई अगर, और जो प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? प्रॉपर्टी का मालिक हस्बैंड है। हस्बैंड है, अच्छा हस्बैंड जो है, बच्चे हैं उनके? नहीं है। 2। हाँ तो मैडम फिर कैसे निकाल सकता है बच्चों का और एक हस्बैंड का? 25 साल का है और एक 18 साल का है। वो उन्होंने खुद खरीदा है या फिर
उनके हस्बैंड ने या फिर उनके फादर नहीं, से? उनके हस्बैंड के नाम पे, फादर। फादर से ट्रांसफर हुआ ना? हाँ जी। हाँ, तो उनको लीगल राइट है उनका, वो वहां रह सकती हैं अगर वो शादी होके वहां आई है। वो बहुत सारे प्रोसीजर है, अंदर डीपली जानी पड़ेंगी चीजों को। तो आप ये फाइल कराओ, फिर उससे कोई निकाल नहीं सकता उनको जब तक आपको स्टे ग्रांट हो ठीक जाएगा। ठीक है मैडम, ठीक है सर। थैंक यू। थैंक यू। हेलो हाँ जी शालिनी जी बताएं। सर, ये जो आपने अभी बताया वो कल भी थोड़ा सा बता देंगे तो अच्छा है, किसी को मुझे भी बताना है ये। मैडम देखो, आज जो हमारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ सर। जो आज हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और ये वीडियो आपको अच्छा दिखा दिया जाएगा। तो आप उसके अंदर से ये वीडियो किसी को भी शेयर कर सकते हैं और इसको दोबारा एक बार दो बार रिवाइंड करके पढ़ सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ये ना? जो आपने क्योंकि लिंक देखो, हाँ, भेजा है वही क्योंकि ना? मैडम ये जो वेबिनार है नेशनल लेवल पे हो रहा है और एक ही क्वेश्चन अगर हम रोज रिपीट करेंगे नहीं नहीं, तो हाँ, हमारे साथ थोड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि फिर हम यस, बाकी की समस्याएं कैसे सुलझाएंगे। ओके ओके, सॉरी सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी नहीं मैडम, देखो आपने अपनी बात रखी, मैंने अपनी बात रखी, सॉरी कहने की हाँ, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके ओके चलिए, सर, ओके, बहुत बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी, तो हमारे किसी और साथी का कोई सवाल? चलिए साथियों, तो इसी के साथ ही आज हम अपने इस वेबिनार को समाप्त करने की, यहीं पर संपन्न करने की आप सभी से इजाजत चाहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड नाइट। थैंक यू, गुड कल नाइट फिर सर। से हम एक बार और मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, इसी समय पर और इसी जगह पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।